नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्ज़ाम क्रैकर पर। मैं आनंद सिंह आप लोगों के लिए HSSC एग्ज़ाम क्रैकर पर आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है HSSC CET के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आने वाले जो मेंस हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो ग्रुप डी के लिए एग्जाम होने वाला है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो CHSL का क्यों ना हो या फिर CGL का हो या फिर कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो जैसे IBPS या सेपरेट SBI या किसी RRB के लिए कोई भी एग्जाम आप किसी भी टाइप का दे रहे हो जिसके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो पोर्शन आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग का इतिहास। अब देखिए, बैंकिंग की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी जो बात दिमाग में आती है वो आती है बैंक, कि बैंक क्या होता है। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, बैंक क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इस दुविधा को समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक तरफ फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर्स ऑफ इनकम या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या हिंदी में इनको कहें तो उत्पादन के कारक और यहाँ पे आय के कारक, ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑब्लिक स्किल। हिंदी में ये कहें तो जमीन, लेबर का मतलब व्यक्ति जो काम करेंगे आपके लिए, कैपिटल पूंजी, श्रमिक, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, आपके पास कोई स्किल्स का नॉर्मली आप समझ जाते हो कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्स के बारे में। अगर हम बात करें तो लैंड से, जमीन से हमारे पास कैसे इनकम आती है, तो जमीन से हमारे पास जो इनकम आएगी वो आएगी रेंट के रूप में या कह लें किराया। दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम बात करते हैं लेबर की, तो लेबर के रूप में हमारे पास आती है वेजेस, या जिसे हम आसान भाषा में सैलरी कहते हैं या वेतन। ठीक है, कैपिटल पूंजी, इस पे अगर आप पूंजी लगाई है आपने कहीं तो आपको इस पर मिलता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा, स्किल, क्योंकि अब अगर आप अपने किसी बिजनेस में आप अपनी स्किल्स लगाते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं बड़े से बड़े बिजनेस में भी नुकसान आप खा सकते हो। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होती है उससे मिलता है आपको प्रॉफिट, यानी लाभ। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ ए, तो मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे बड़ी चीजें क्या चाहिए, एक फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे जमीन चाहिए होगी। ठीक है, तो ये मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सबसे पहला जमीन चाहिए, फैक्ट्री लगाने के बाद उसमें लेबर चाहिए काम करने के लिए, पूंजी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और मेरे पास स्किल्स है भी इस फैक्ट्री को चलाने की। ये चीजें डिपेंड करेंगी आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे।
वहीं पे अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ इनकम की, तो जमीन, जहां से आप जमीन लेते हो, जमीन अगर लीज पे लेते हो तो आपको वहां किराया देना पड़ता है, ठीक है। लेबर की बात करें तो आपको उनको वेतन यानी वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल की बात करेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी के ऊपर आपको ब्याज लगता है। एंटरप्रेन्योर्स में आपको स्किल्स है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया, कुछ ना कुछ बेचा, मैंने बेचा, या इन लोगों के पास जो फैक्टर ऑफ इनकम आई, ये लोग अपना पैसा कहां जाके जमा कराएंगे? ये लोग अपना पैसा जाके जमा कराएंगे बैंक में, ठीक है। ये लोग अपना पैसा कहां जाके जमा कराएंगे? बैंक में। तो यहां से जितना भी पैसा आता है वो बैंक में जमा होता है। और क्योंकि जो फैक्टर प्रोडक्शन वाला जो व्यापारी इंसान है, उसको अपना बिजनेस और भी ग्रो करना होगा, और भी बढ़ाना होगा, तो ये फैक्टर प्रोडक्शन वाला जो व्यक्ति है, ये भी जाएगा बैंक के पास, ये जाएगा लोन लेने के लिए, ये जाएगा लोन लेने के लिए, ये पैसा जमा कराने जाएंगे। ये डिपॉजिटर्स होंगे जिन्हें जमा करता कहा जाता है, ठीक है। यहां से पैसा जो लोग इकट्ठा करेंगे उसको बैंक में जमा करेंगे, ये पैसा बैंक से लेने आएगा लोन के रूप में, और फिर जो पैसा ये लोन के रूप में लेगा, ये फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, फिर प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जमीन खरीदेगा, लेबर में लगाएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, या एंटरप्रेन्योर से फिर से अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा, फिर ये ऊपर वापस वही सारी चीजें, सेम चीजें बार बार रिपीट होगी। तो यही काम वापस रिपीट होगा, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर ऑफ इनकम आते हैं। इनकम आने के बाद बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, बैंक से फिर वही एंटरप्रेन्योर वापस दोबारा लोन लेने चला जाता है, और फिर वापस पैसा घूम के वापस उन्हीं के व्यक्तियों के पास आ जाता है। ये जो इकोनॉमी में जो ये पहिया सा घूम रहा है, ठीक है, ये फैक्टर प्रोडक्शन में जो ये पहिया सा घूम रहा है, यही जो पहिया घुमाने का काम बीच में करता है बैंक। यानी बैंक यहाँ पे और कुछ नहीं, बस एक बिचौलिया है, एक बिचौलिया है। बैंक और कुछ नहीं, इसमें एक बिचौलिया है जो एक जगह से पैसा लेता है, दूसरी जगह पैसा देता है, ठीक है। ये हम समझ गए कि बैंक क्या काम करता है, कैसे काम करता है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में आगे जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, यानी विश्व का पहला बैंक। अगर हम बात करें तो विश्व का जो पहला बैंक है वो 1397 में खोला जाता है, 1397 में खोला जाता है, जिसका नाम है मेडिसी बैंक। और ये बैंक यहां नहीं, इटली में खोला जाता है, ठीक है। विश्व का पहला बैंक मेडिसी बैंक 1397 में इटली में खोला जाता है। चलिए, अगर 1397 में इटली में दुनिया का पहला बैंक खुला था, तो हिंदुस्तान का यानी फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया ये कहां चला गया, ठीक है, ये कहां खोला गया था? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया 1770 में कोलकाता में खोला गया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में खुला, भारत का पहला बैंक। चलिए, अब अगर हम बात करें 1770 के बाद की, तो 1770 में आप देखोगे कि उस समय लगभग, क्योंकि एक इतिहास से अगर इसको जोड़े तो 1764 की बक्सर की लड़ाई हो चुकी है, 1764 की बक्सर की लड़ाई हो चुकी है, इनको दीवानी राइट्स मिल चुके हैं। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो इस समय ये जो उड़ीसा को छोड़ दे, बंगाल बिहार को भी अगर छोड़ दे, तो यहाँ के तो दीवानी राइट्स चलो इनको मिल ही चुके हैं। अगर हम बात करें तो ये अपनी प्रेसिडेंसी पे, जहां पे ये प्रेसिडेंसी थी, कहने का मतलब जहां अंग्रेजों का पूरी तरह राज था, प्रेसिडेंसीज में ऐसी 3 प्रेसिडेंसीज थी। कहां थी? ऐसी 3 प्रेसिडेंसीज थी जहां अंग्रेजों का पूर्ण राज था। कौन कौन सी? बंगाल,
बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो वहीं 3 प्रेसिडेंसीज पे इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बैंक बनाए, ठीक है। इनके आगे, सबके आगे क्या लग जाएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। कब बनाए गए, इसे 1806 में बनाया जाता है, इसे बॉम्बे में 1840 में और मद्रास में 1843 में। 1806, 1840, 1843। लेकिन एक और घटना होती है, कब होती है, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ एक और घटना होती है। बैंक ऑफ बंगाल के साथ एक और घटना होती है, इसे, इसका नाम बदल के कर दिया जाता है बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदल के बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया जाता है। इन्हीं 3 बैंक्स को आगे चल के करेंसी प्रिंटिंग का काम मिलता है। यही जो 3 बैंक है, इन्हीं को आगे चल के करेंसी प्रिंटिंग का काम मिलता है और कहा जाता है कि अब से नोट छापने का काम भी आप ही को करना है, ठीक है। तो इनको नोट छापने का भी काम दे दिया जाता है तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को। कब दिया जाता है, ये 1861 में। इनको कहा जाता है कि आप अब से करेंसी प्रिंट करो, यानी मुद्राएं छापो, ठीक है। इनको नोट छापने के लिए बोल दिया कि आप लोग अब नोट छापना शुरू करो। लेकिन ये अपने काम में बहुत पिटल थे, ये कुछ ढंग से करते ही नहीं थे, ठीक है। तो 1860 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था जॉइंट कंपनी एक्ट। क्योंकि देखो समस्या क्या थी कि लोगों को ना, इंडियंस को इनके ऊपर विश्वास नहीं था। जितने भी बैंक्स थे, इंडियंस को उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों के बैंक थे और अंग्रेजों जो बहुत पहले से भारत को लूटते हुए आ रहे थे। लोगों के इतने तो समझ में आ ही चुका था कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बैंक्स के ऊपर भी विश्वास नहीं था। तो क्या हुआ, ये बैंक बहुत मतलब बुरी तरह पस्त हो गए, बुरी तरह ये निराश हो गए, इनके खत्म होने की कगार पे आ गए थे। क्यों आ गए थे, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि लोग पैसा इन बैंक्स में डलवाते ही नहीं थे। अगर कोई बैंक जिसमें पैसा आता ही नहीं है, जो मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनकम का समझाया था, जो पहिया घूमता है, वो क्यों घूमता है, क्योंकि बैंक में एक जगह से पैसा आता है, दूसरी जगह लोन के रूप में जाता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि लोगों को विश्वास ही नहीं है, यहाँ तक कि लोग कि हमको करें क्या, हमको क्या उठाएं, इनका फायदा क्या करें। इसको कुल मिला के इनका क्या किया इन्होंने कि बैंक्स में इंडियंस ने पैसा नहीं डाला, जिसकी वजह से ये हुए बर्बाद। तो एक एक्ट आया था 1860 में जिसका नाम है जॉइंट कंपनीज एक्ट। इसमें क्या कहा कि जो भी कमजोर कंपनीज है, जो कमजोर कंपनी है, वो मिलकर क्या करें, वो मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बने, यानी मर्जर कंसेप्ट। आजकल कंपनीज को, बैंकों को जो मर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे बैंक्स में मिला रहे हैं, ये कंसेप्ट 1860 के जॉइंट कंपनीज एक्ट से लिया गया था, जो कि कमजोर कंपनीज को कहता था कि आप लोग मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाओ। तो इन्हीं 3 बैंकों को उठा के 1921 में इसी एक्ट का फायदा उठा के 1921 में इसी बैंक का फायदा उठा के इन तीनों बैंक्स को मिला के एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे थोड़ा नीचे वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए इसको ध्यान रखिएगा कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको 1861 में करेंसी प्रिंट करने के लिए बोलते हैं। 1921 में इनका तीनों को मर्ज कर देते हैं और सबको एक साथ मर्ज करके जो नया बैंक बनता है वो बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फिर से एक नया नामकरण होता है। नया नामकरण इसका किया जाता है 1955 में। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में से बना दिया गया। नेक्स्ट 1955 में इसी बैंक को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एक नए बैंक के नाम से बनाया जाता है जिसे कहा जाता है
SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम बदल के किया जाता है SBI, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब जब ये 1955 में SBI बना तो ये एक प्राइवेट बैंक था। कैसा था? एक प्राइवेट बैंक था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो शेयर्स थे ये बहुत कम थे इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स थे बहुत कम थे, इसीलिए इस बैंक को फिर इसके बाद SBI का होता है राष्ट्रीयकरण। SBI बैंक का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद ये बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सरकारी बैंक। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। 1806 में, 1809 में और 1843 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक बनाए जाते हैं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और उसके बाद उनको 1861 में करेंसी प्रिंट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करते। 1921 तक लटकते पटकते पहुंचते हैं। उसके बाद फाइनली 1860 में वो जॉइंट कंपनीज एक्ट का फायदा उठाते हैं, कमजोर करके तीनों बैंक्स को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं, जो कि आगे चल के 1955 में SBI बनता है और आगे बाद 1960 में। और एग्जैक्टली अगर बात करें तो नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था? जुलाई 1960 में इसका हो जाता है नेशनलाइजेशन। ठीक है, यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है? एक मिनट, चलिए 1865। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये तो बात हो गई प्रेसिडेंसीज बैंक की। ठीक है, ये बात हो गई प्रेसिडेंसीज बैंक की। अब गैर प्रेसिडेंसी यानी जो बाहर थे। ठीक है, अब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों के अलावा पहला फर्स्ट गैर प्रेसिडेंसी, फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी जो बैंक कौन सा था? फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों के क्षेत्रफल से जो एरिया है उससे बाहर है। ये कौन है? ये है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, और इसे बनाया जाता है 1865 में। ठीक है, चलिए फर्स्ट गैर प्रेसिडेंसी बैंक हो गया, नॉन प्रेसिडेंसी बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक बन गया हमारा। ठीक है, 1865 में। इसके बाद नेक्स्ट एक बैंक आता है जिसमें पार्शियली इंडियंस है। ऐसा बैंक, फर्स्ट बैंक विद पार्शियली इंडियंस, ऐसा बैंक जिसमें पार्शियली इंडियंस हैं। पार्शियली यानी आंशिक रूप से भारतीय इसमें काम कर रहे हैं। आंशिक रूप से इसमें भारतीय काम कर रहे हैं। ये इस बैंक का नाम है ओध कॉमर्शियल बैंक। ओध कॉमर्शियल बैंक, और ये बैंक बनता है 1881 में। 1881 में ये बनता है ओध कॉमर्शियल बैंक, फर्स्ट बैंक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फर्स्ट बैंक विद कंप्लीटली इंडियंस। कंप्लीटली इंडियंस यानी इसमें पूर्ण रूप से भारतीय है। तो ये बैंक है हमारा जाना माना PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसको शुरू करने का पंजाब नेशनल बैंक जो कि बनता है 1894 में, और पूर्ण रूप से ये बैंक पूरी रूप से भारतीय है। इस बैंक की शुरुआत की जाती है लाहौर में, जो कि अब का पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लाहौर, और इसकी शुरुआत की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि लाला लाजपत राय ने कौन से बैंक की शुरुआत की थी, तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, चलिए हमारा एक और बैंक रह गया। इसके बाद एक बैंक जिसके अंदर हमें सिर्फ इतना बताना है कि
ऐसा कौन सा बैंक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है बैंक इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, यानी ऐसा बैंक जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया, जिसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई। कब की गई? 11 नवंबर 1919, ठीक है, 11 नवंबर 1919। चलिए, इसके बाद पहला आरआरबी, फर्स्ट आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, जिसकी शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 1975 को। नाम दिया जाता है इस बैंक को प्रथम बैंक, प्रथम बैंक। इसकी शुरुआत की थी इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, जब जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 में, इमरजेंसी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए इसका जो आरआरबी एक्ट है, आरआरबी एक्ट, वो 1976 में आया। ये दुनिया का पहला बैंक है जिसका एक्ट बाद में आया और वो बैंक पहले बना, ठीक है। नहीं तो आज तक हमेशा क्या होता है कि पहले एक्ट आता है, कानून पास किया जाता है, उसके बाद उसे एक बैंक बनाया जाता है। सिर्फ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकेला ऐसा दुनिया का एकमात्र बैंक है जिसका एक्ट बाद में आता है, पर इंडिया में तो है ही, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारी बैंकिंग हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। यहां से हम जो कर रहे हैं वो देखो, अब क्या है कि यहां तक जितना भी हुआ हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कुछ बैंक्स के नाम वो किसी भी एग्जाम में रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, और बैंकिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्स हैं। बिल्कुल जस्ट शॉर्ट फॉर्म से बताऊंगा, लंबा नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है। चलिए, बैंकिंग के अकॉर्डिंग पहला अगर पूछ ले कि फॉरेन बैंक, यानी पहला विदेशी बैंक कौन सा है, तो पहला विदेशी बैंक है एचएसबीसी, एचएसबीसी बैंक, ठीक है। पहला बैंक जिसको आईएसओ ने सर्टिफाई किया, आईएसओ ने सर्टिफाई किया, वो है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन वाला। पहला बैंक जिसने एटीएम लागू किया, पहला बैंक जिसने एटीएम लागू किया, और ये भी एचएसबीसी बैंक ही है, एचएसबीसी बैंक है। 1987 में ये एटीएम लॉन्च किया जाता है, और एटीएम लॉन्च किया गया था मुंबई में, ठीक है, एटीएम लॉन्च किया गया था मुंबई में। फर्स्ट बैंक जिसने एटीएम दिया था एचएसबीसी बैंक, ठीक है। पहला बैंक जिसने सेविंग अकाउंट्स खोला, सेविंग अकाउंट्स सबसे पहली बार 1833 में, जो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना था, जिसका नाम 1809 में बदल के बैंक ऑफ कोलकाता किया गया था, यानी जिसका असली नाम प्रेसिडेंसी बैंक है, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक ने ही किया था, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कोलकाता, ओके। नेक्स्ट इज पहला बैंक जिसने इंटरनेट बैंकिंग लाया, जो अपने पास इंटरनेट बैंकिंग जिसकी शुरुआत जिसने की, ये की थी आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। पहला बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू किया, जिसने पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया, वो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा पहला डिजिटल बैंक,
पहला डिजिटल बैंक, ठीक है, इनके आगे पहला 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 सब लगा लेना आपने। पहला डिजिटल बैंक जिसका नाम खुद डिजी बैंक है, डिजी बैंक। और पहला बैंक जिसने अपने बैंकिंग में रोबोट इंट्रोड्यूस किए, रोबोट जो अपने बैंकिंग रोबोटिक्स तरीके से करवाई जा रही है जहां पे, ये है HDFC, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जिसमें हमने एसएससी से लेकर HSSC, SSC, CGL, बैंकिंग सभी का सिलेबस है इसके अंदर, सभी का इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आगे लाते रहें। प्लीज़, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।